जहां पर ममता बनर्जी रहती हैं, कालीघाट में जहां उनका घर है भवानीपुर में, उस एरिया में 63% वोट शुभेंदु अधिकारी को मिले थे और 30% वोट ममता बनर्जी को मिला है। कई कॉन्स्टिट्यूएंट्स, कई बूथ ऐसे हैं जहां पर ममता बनर्जी को 50 वोट से भी ज्यादा नहीं मिल पाए। ये बड़ी टेलिंग स्टोरी है अपने आप के अंदर कि जब पतन होता है ना किसी नेता का या पार्टी का, पराभव जब होता है, तो फिर वो इतना, उसकी स्लाइड का एंगल इतना गहरा होता है कि उसका अंदाजा हमें पहले नहीं लग पा रहा होता है। तो वो इसमें आपको जो है वो दिखाई दे रहा होगा। बूथ वाइज डेटा जो है भवानीपुर का, वो ये बताता है कि 267 वार्ड बूथ में से 207 वार्ड में जीत हुई है शुभेंदु अधिकारी की। 267 में 207 वार्ड शुभेंदु अधिकारी जीते। ममता बनर्जी का घर जहां पर है कालीघाट का, वार्ड नंबर 273, वो बूथ भी जो है ममता बनर्जी हार गई हैं। यहाँ पर 8,000 वोट से वो वहां पर उनको मिले हैं 8,932 वोट मिले हैं शुभेंदु अधिकारी को उस वार्ड में, और ममता जी को मिले हैं 4,284 वोट अपने वार्ड में। 4,000 से ममता कम, जी के घर में 4,000 का वो हो गया, दुगना, 4,000 का दुगना, लगभग दुगना। और ये जहाँ घर है उसका, भाई जहाँ चीफ मिनिस्टर रहता है वहां तो सब कुछ होता है, वहां के लोग तो शिकायत ही नहीं करते किसी चीज की कभी। यहाँ उल्टा हुआ कि जब बदलाव का तय कर लेती है जनता, तो फिर आपकी कोई मैथमेटिक्स, एपोलॉजी, केमिस्ट्री काम नहीं करती। बदलाव तय कर ले तो फिर सब चीजें होता। त्रिपाठी जी भी आ गए, बहुत स्वागत है त्रिपाठी जी आपका भी। अच्छा, अब ये देखिए कि अब कई वार्ड्स के मैं नाम लेके आपको बताता हूँ। हर हर बूथ का, भवानीपुर के हर बूथ में 400 से 700 वोट थे। बूथ नंबर 14 में ममता बनर्जी को 43 वोट मिले, 16 में 42, 20 में 41 वोट, बूथ नंबर 24 45 वोट, बूथ नंबर 77 40 वोट, बूथ नंबर 89 41 वोट, बूथ नंबर 149 44 वोट वहां मिले हैं। 158 नंबर बूथ पर उनको 46 वोट मिले हैं, जहां मिनिमम 400 वोट है, मिनिमम 400 वोट जिस एक बूथ पर होता है, वहां वो 50 का आंकड़ा पार करती हुई दिखाई नहीं दे रही हैं। ये हालत हो गई थी उनके अपने घर में। उनकी कॉन्स्टिट्यूएंसी तो फिर भी बड़ी है, ये उनके घर का डिटेल जो है वो आपको दिखाई दे रहा है प्रोफेसर साहब। ये बताता है कि बंगाल के अंदर तूफान चल रहा था, आंधी चल रही थी, और सब हम लोग इसको देख नहीं पा रहे थे। हम लोग सब कह रहे थे कि 100, मैं भी आंकड़ा मान रहा था कि 160-70 सीटें भारतीय जनता पार्टी जीतेगी। हमारे बगल में समीर जी कह रहे थे कि 170-75 से कम सीटें भारतीय जनता पार्टी नहीं जीतेगी, 200 तक भी जाएगी। लेकिन वाकई लोग जब बंगाल से आते थे, और कुछ लोग बैठे हुए हमारे साथ कहते थे कि बंगाल मुश्किल है, आप चाहे जो कह लीजिए। कहानी कुर्सी में भी है, सबका अपना अपना आकलन था। और जिस प्रकार के ममता बनर्जी की लड़ने की क्षमता, तेजस्विता, और जो सड़क की लड़ाई लड़ने की उनकी क्षमता थी, उसमें वाकई लगता था क्या इतना वाकई ऐसा परिवर्तन होगा। लेकिन जो लोग वहां से मिलते थे सौरभ, और मैं शुरुआत से बार बार ये कॉन्फिडेंटली बोलता था, बीजेपी बंगाल जीत रही है, कितनी जीतेगी, कितना आएगी मुझे नहीं, कितनी आगे तक जाएगी इसका मुझे आकलन नहीं था। लेकिन ये जो पैटर्न आप दिखा रहे हैं, ये अपने आप में बहुत चौंकाने वाला है। इसका मतलब, जिसे कहते हैं ना, एक गांव देहात में कहावत होती है, लोग पहले से भरे पड़े थे, समझे कि नहीं? बिल्कुल। जब कहते हैं ना बाबरी मस्जिद टूटा था, तो अशोक सिंघल जी से पूछा गया था कि ये क्या है, तो उन्होंने कहा दिस इज द पेंट अप फीलिंग ऑफ द हिंदूज। माने बहुत दिनों से घनीभूत जो अंदर से भरा हुआ था ना, वो एक विस्फोट कर गया। वो ये चुनाव में देखने ये इस चुनाव में विस्फोट किया है। हिंदुओं ने और बंगाल की वोटरों ने, हिंदू खास ममता से भुने हुए पड़े हुए थे, और जैसे ही ये मौका लगा कि अब ये फेयर है, अब हम पर कोई मारपीट करने वाला नहीं है, अब हमको कोई आकर के गले पर दबा करके हमको वोट देने से रोक नहीं पाएगा, जैसे ही ये सुनिश्चित हुआ, ममता का उन्होंने राजनीतिक यात्रा खत्म। अब लेकिन ममता जी, जैसा आपने भी कहा, लड़ना है वो जानती हैं, और वहीं से उन्होंने वो प्रोटेस्ट वगैरह, धरना प्रदर्शन वगैरह सब शुरू कर दिया है। बहुत लोग भविष्यवाणी करने की टीएमसी टूट जाएगी, वहां अब कांग्रेस पार्टी या लेफ्ट जो है वो दोबारा खड़ी होंगी। क्या बीजेपी को पश्चिम बंगाल को अपने जोन ऑफ इन्फ्लुएंस में रखे रहना ये इतना आसान काम होगा? आप मानते हैं कि बंगाल अब लंबे वक्त तक भगवा रहेगा, समीर जी?
निश्चित रूप से उसमें कोई दोहरा नहीं। देखिए, भारतीय जनता पार्टी एक बार जहां सरकार बनाती है, बहुत आसानी से भारतीय जनता पार्टी को हराना बहुत मुश्किल होता है। और बंगाल तो वैसे भी भारतीय जनता पार्टी के लिए एक बहुत मतलब एक संवेदनशील राज्य रहा है। एक लंबे संघर्ष भारतीय जनता पार्टी वहाँ पहले कम्युनिस्टों के साथ करती रही। जनसंघ जब था तो वो कांग्रेस के खिलाफ लड़ता रहा, फिर भारतीय जनता पार्टी बनी 80 में, उसके बाद वो कम्युनिस्टों के खिलाफ वहाँ लड़ती रही। और श्यामा प्रसाद मुखर्जी का और जो प्रधानमंत्री मोदी और अमित शाह ने जिस तरीके से बंगाल को अपने दिल और दिमाग पर लिया था कि जीतना है, अब वो ममता बनर्जी के लिए या कांग्रेस के लिए या लेफ्ट के लिए स्पेस नहीं छोड़ेंगे। भारतीय जनता पार्टी जानती है कि अब हमें जो जनता ने मैंडेट दिया है, इस मैंडेट को हमें 206 से ले जाकर और आगे लेकर जाना है। और अभी तो ममता बनर्जी से विधानसभा चुनाव हारी है। ममता बनर्जी के सामने सबसे बड़ी चुनौती 2 साल बाद लोकसभा का चुनाव है। आज ममता बनर्जी के 29 सांसद है लोकसभा के अंदर। भारतीय जनता पार्टी जानते हैं कि 42 लोकसभा सीटें आती है। जो विधानसभा चुनाव में प्रदर्शन भारतीय जनता पार्टी ने किया है, उससे बेहतर प्रदर्शन भारतीय जनता पार्टी लोकसभा चुनाव में करेगी। और उसी को नजर रखते हुए भारतीय जनता पार्टी 18 थे, उसके बाद 12 हो गए। ममता बनर्जी 29 है। तो अब भारतीय जनता पार्टी तय करेगी कि 42 राज्य का तीसरा सबसे बड़ा राज्य है उत्तर प्रदेश 80, उसके बाद महाराष्ट्र 48, उसके बाद बंगाल 42 सीट का तीसरा बड़ा राज्य है। उस राज्य को भारतीय जनता पार्टी सुनिश्चित करेगी कि 42 में से कम 35 लोकसभा सीटें वहां पर जीते। आप कह रहे हैं कि मैं इसको इस तरीके से कह दूं कि बीजेपी सुनिश्चित करेगी कि बंगाल को बीजेपी की आदत लग जाए। बिल्कुल, ये करेगी और उसी तरीके से शुभेंदु से काम करवा जाएगा। अमित शाह पूरा वॉच रखेंगे, पीएम लगातार दौरा करेंगे और बंगाल को भारतीय जनता पार्टी का एक मजबूत गढ़ में भारतीय जनता पार्टी कन्वर्ट करेगी। बंगाल हिंदुत्व की दूसरी बड़ी प्रयोगशाला बनने जा रही है, ये आप गौर से सुनिए। पहली कौन सी है सर? गुजरात। कई लोग एमपी कहते हैं। नहीं, जो भी हो, एमपी में बहुत पहले से कार्य था। गुजरात में जिस प्रकार से खड़ा किया गया कि जो इनविंसिबल पोजीशन हो गया, वो बनेगा बंगाल। आने वाले दिनों में बंगाल वैसा। त्रिपाठी जी, मैं एक फाल्टा वाली सीट पर कल जहां उपचुनाव हुआ उसका डेटा मैं आपको बता दूं। कल रिपोलिंग हुई थी वहां पर और करीब 2% वोटिंग बढ़ गई है। यह ठीक उल्टा हुआ है। गलत तो नहीं कह रहा हम सर? रिपोलिंग में वोट कम होता है, लोगों का उत्साह कम हो जाता है किसी वजह से। बाईपोल में हमेशा वोटिंग परसेंटेज कम होता है। चुनाव आयोग के मुताबिक यहां पर 88.13% वोट हुआ है। 29 अप्रैल को यहां पर 86.71% मतदान हुआ था। मतलब वही जो कह रहे हैं ना, भरे बैठे थे। उस वक्त लोगों ने शिकायत की कि यहां पर हमें मारा पीटा गया है, बेईमानी करने की कोशिश हुई है। तो उपचुनाव में और ज्यादा लोग निकल के आए। तो वो फीलिंग अंदर से भरी हुई है लोगों के अंदर। टीएमसी का जो उम्मीदवार था जहांगीर खान, उसने फाल्ता से अपना नाम पहले ही वापस ले लिया था। वो कल कहीं नजर भी नहीं आया, उसके दफ्तर पर ताला लगा हुआ था। उसकी पत्नी जरूर वोट डालने के लिए आई थी, लेकिन चेहरा वहरा सब छुपा करके ये है। खैर, ये प्राइवेट सिटीजन हो गई है तो उनसे कोई शिकायत नहीं किसी की होनी चाहिए। ये लेकिन सीट डायमंड हार्बर लोकसभा क्षेत्र के अंदर आती है। अभिषेक बनर्जी यहां से 11 लाख से ज्यादा वोटों से जीते थे। 2021 में विधानसभा चुनाव में डायमंड हार्बर की सभी 7 सीटें तृणमूल कांग्रेस जीती थी। एक और खबर पर मेरी त्रिपाठी जी नजर पड़ी। अब इसमें इस खबर में खबर क्या है वो मैं आपको बताऊंगा। खबर की हेडलाइन है ये फाल्ता को लेकर के, फाल्ता वोट्स पीसफुली आफ्टर ईयर्स ऑफ पोस्ट पोल वायलेंस एंड इंटिमिडेशन। खबर सुन के आप कहेंगे क्या मतलब, ठीक है, आज अब तो सब यही लिख रहे हैं कि फाल्ता ने सालों के बाद पोस्ट पोल वायलेंस और डर भय के बिना मुक्त होकर के मतदान किया। उसमें अंदर बड़ी डिटेल है, वो लोगों की केस स्टडीज निकाल करके कि पिछले इलेक्शन में एक परिवार का एक व्यक्ति 4 महीने तक अपने घर नहीं आ पाया, उसकी दुकान लूट ली गई, टीएमसी वालों ने उसकी दुकान लूट ली। ऐसे कई सारे उदाहरण दिए गए कि ये होता था इस सीट के ऊपर। खबर मैंने पढ़ी, मुझे भी कोई आश्चर्य नहीं हुआ क्योंकि ये तो हम पूरे इलेक्शन में सुनते आए थे। खबर जिसने छापी मुझे उस पर है, खबर वही है। खबर किसने छापी? खबर छापी टेलीग्राफ अखबार ने। टेलीग्राफ के लिए मैं बता दूं, ये हुआ है। टेलीग्राफ ने पूरी तरीके से पलटा मारा है। पलटा मारा जानते बताएंगे हैं ना? तो फाल्टा में पलटा। देखिए, मतलब फाल्टा में तो जो कुछ हुआ वो ये बताता है कि ये जो गुंडा बदमाश प्रजाति होती है ना, इनसे कमजोर, इनसे डरपोक, इनसे भगेड़ू कोई होता नहीं। जो कल तक कह रहा था कि मैं पाँव चलूं तो सीआरपीएफ हवा में उड़ जाएगा, उसके पाँव ही नहीं नजर आ रहे हैं, ना हाथ नजर आ रहे हैं, ना पाँव नजर आ रहे हैं। वो जहांगीर गायब है। जो अभी ममता जी की कॉन्स्टिट्यूंसी पर हम लोग बात कर रहे थे, अब घर से ज्यादा कौन अच्छे से समझता है किसी को? मतलब समझिए ना इसको आप, किसी के बारे में किसी का अच्छा किसी का बुरा सबसे अच्छे से कौन समझता है? घर वाले समझते हैं। बहुत दिन तक बचाते हैं, नालायक बच्चा है, गंदा काम करता है, अपराधी है, लोफर हो गया है, लफंगा है। लेकिन जब एक समय के बाद
घर में ही उठपटांग काम करने लगता है, अपने ही घर के लोगों को पीटने लगता है, पिता के ऊपर हाथ उठा देता है, माता को अपमानित करने लगता है, बहन के प्रति टिप्पणी करने लगता है, तब घर वाले कहते हैं कि ये तो नालायक न होता तो अच्छा होता।